वो कर देगी इसका। चलो देखो, सुनो ध्यान दो, नहीं देखिए नहीं, चलिए देखते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम और टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम तो हमने देख ही लिए थे। स्पेक्ट्रम और टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, क्या टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के टाइप्स देखेंगे। सही है, एमिशन, एब्जॉर्प्शन। अब बताओ एमिशन का जो टाइप किया था अपन ने, जाना आपको टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में? क्या लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम सब क्लियर था क्या आपको? स्पेक्ट्रम सबसे पहले दो टाइप, दो टाइप कौन कौन सा? फर्स्ट एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम आ गया, एमिशन स्पेक्ट्रम, और सेकंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बोला है कि नहीं है? ठीक है, ध्यान देना। अब एमिशन स्पेक्ट्रम की दो टाइप थी, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। मतलब कंटिन्यूअस का एग्जांपल दिखा दिया था कि मैंने आपको। कंटिन्यूअस बताओ, कंटिन्यूअस तो कौन सा था? बताओ कंटिन्यूअस तो कौन सा? रेनबो वाला, विबग्योर वाला, वो कंटिन्यूअस था। आ गया ये कंटिन्यूअस। और सेकंड डिसकंटिन्यूअस, सेकंड कौन सा? डिसकंटिन्यूअस। तो पलक बेटा भी नहीं है आज, वो कहाँ है? कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में एग्जांपल लगाया आपने विबग्योर का, किसका लगाया? विबग्योर का। आ गया, देखो बेटा इधर डिसकंटिन्यूअस में, डिसकंटिन्यूअस में फिर दो कौन से? लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम जिसका नाम लीनियर स्पेक्ट्रम भी होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, और उसी का दूसरा नाम क्या है? लीनियर स्पेक्ट्रम भी है। लाइन स्पेक्ट्रम बोलो, लीनियर स्पेक्ट्रम बोलो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलो, क्या बोलो? एक ही बात है, नियरी बात समझ में। और एक था बैंड स्पेक्ट्रम, क्या था? बैंड स्पेक्ट्रम। अच्छा, स्पेक्ट्रम का प्लूरल मोर देन वन स्पेक्ट्रम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रा। आ गया बैंड स्पेक्ट्रम। ये कैसा है? ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है। कैसा है ये? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रम है। अच्छा बताओ, दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है इनमें से? तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम में लाइंस मिलेंगी, क्या मिलेंगी? लाइंस मिलेंगी आपको, क्या मिलेंगी? लाइंस। और बैंड स्पेक्ट्रम में आपको बैंड्स मिलेंगी। बैंड का मतलब समझ में नहीं आया और लाइन का मतलब भी समझ में नहीं आया, ऐसा है ना आपके मन में? मतलब लाइन का मतलब फिक्स वेवलेंथ की लाइंस मिलेंगी आपको। क्या मिलेगी जानशी बेटा? फिक्स लैम्डा वाली लाइन मिलेगी। क्या? फिक्स लैम्डा। जैसे कि मान लो आपको एक 10 नैनोमीटर की लाइन मिल गई। अब 10 के बाद कुछ फिक्स डेफिनेट वैल्यू की आएगी, जैसे मान लो 17 नैनोमीटर की आ गई, फिर मान लो कि 28 नैनोमीटर की आ गई, फिर 42 नैनोमीटर की आ गई। ऐसे कुछ फिक्स लाइनें आएंगी, कुछ डेफिनेट वैल्यू वाली लाइंस आएंगी। आ रही बात समझ में? कैसी आएंगी? डेफिनेट वैल्यू वाली लाइंस। ये बात समझ आ गई क्या बेटा? अरे आ रहा ही नहीं आ रहा मनु बेटा, देख पा रहे हो? देखो अभी बैंड बन रहे हैं। इन बैंड स्पेक्ट्रम में क्या है कि छोटी छोटी रेंज की बैंड्स बन जाएंगे। जैसे कि लैम्डा की रेंज आई, मान लो ऐसे बोला कि इसमें 10 to 15 नैनोमीटर की सारी लैम्डा, सारी वेव्स आ गई। 10 to 15 नैनोमीटर की सारी लैम्डा आ गई, सारी वेव्स आ गई। मतलब 10 नैनोमीटर की भी है, 11 नैनोमीटर की भी है, 12 की भी है, 13 की भी है, 14 की भी है, ऐसे। फिर बीच में अचानक से गैप आ गया, फिर चालू होगी 28 से, ऐसा कुछ। और 28 से मान लेते ही 35 तक लगातार आ गई, फिर बीच में गैप आ गया, फिर मान लो 48 से स्टार्ट होगी, ऐसे आ गया। तो यहां भी बीच में गैप आ रहे हैं, लेकिन बीच में छोटी छोटी रेंज भी आ रही है। आ गया। तो ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा किसका? एटम्स का स्पेक्ट्रम। और पूरा विबग्योर था वो सनलाइट का स्पेक्ट्रम था, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम था। ये पूरा कंटिन्यूस था, इसमें बीच में कोई ऐसी लाइन नहीं अपन खींच रहे हैं, बाकी आप लाइन ऐसे डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते।
आ गया। सारे कलर एक दूसरे में क्या हो रखे हैं, मर्ज हो रखे हैं, विबग्योर सारे कलर एक दूसरे में क्या है, मर्ज है। तो ये कंटिन्यूस, ये दोनों डिसकंटिन्यूस, ये लाइन वाला डिसकंटिन्यूस, ये बैंड वाला डिसकंटिन्यूस, ये एटम्स का, ये मॉलिक्यूल्स का। क्या क्लियर है ये वाली बात है? अच्छा बताओ, ये लाइन स्पेक्ट्रम, एटम का स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है? तो कल बताया था, क्योंकि शेल की फिक्स वैल्यू होती है। ये लैम्डा निकलती है कैसे, ये लैम्डा क्या है, एमिटेड या एब्जॉर्ब, जैसे एमिटेड है, एमिशन का स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, यानी कि लाइट एमिट हुई होगी, रेडिएशन एमिट हुई होगी। तो ये कहां एमिट हुई, कब एमिट हुई, कब हुई, एमिट कब हुई है? जब वो हायर लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है। जब वो हायर एनर्जी लेवल से कहां आता है, लोअर एनर्जी लेवल में आता है। समझ लो क्या बात, जब वो हायर लो एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तब। कल वाला डायग्राम है या चला गया? सेव तो किया था यार कल वाला। हाँ तो आएगी, चलो जाने दो। ये क्या हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको बातें समझ आ गई थी, लाइंस क्यों आ रही थी? कि जो हम देख रहे थे कि क्या इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का लेवल क्या फिक्स है, डेफिनेट है। एटम में इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट एनर्जी होती है। अपन ने एनर्जी देके उसको हायर लेवल पे शिफ्ट करा दिया। अब वो हायर लेवल पे स्टे तो करता नहीं है, क्यों नहीं करता? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वापस क्या आता है, जंप करता हुआ आता है। जब वो वापस जंप करता होता है तो एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। और जब वो एनर्जी एमिट करता है, सुन रहे हो, जब वो एनर्जी एमिट करता है तो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है। और उस रेडिएशन की एनर्जी से लैम्डा निकाली जाती है। क्या क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला बता दो एक बार। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा ई इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यहां से तो एनर्जी का डिफरेंस निकला, और उससे जब लैम्डा बनाएंगे तो एच सी बाई लैम्डा कर देना पड़ेगा क्या आपको, आया? अब बताओ, जब मैं ऐसे कह रहा हूं कि एनर्जी लेवल डेफिनेट वैल्यू क्या है, तो उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, डेफिनेट आएगा। और जब डिफरेंस डेफिनेट आएगा तो उनकी लैम्डा की वैल्यू भी क्या आएगी, डेफिनेट आएगी। इसलिए डेफिनेट वैल्यू की लैम्डा ही ऑब्जर्व होती है, और तब फिर बनता है लाइन वाला स्पेक्ट्रम। क्या बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम। आ गई बात समझ में? मॉलिक्यूल्स में मोर देन वन एटम्स होते हैं, और उनके इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करते हैं, जंप करते हैं, तो बहुत सारी लैम्डास वहां पे ऑब्जर्व होती है, बहुत सारी वेव्स ऑब्जर्व होती है, उनसे छोटे छोटे बैंड बन जाते हैं। आ गया? तो ये मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रम है। क्लियर है कि इतनी बातें, कोई डाउट इन बातों में? ये एमिशन का केस समझा। अब मैं एक चीज पूछता हूं, एब्जॉर्प्शन में हमने एक ही टाइप बताया, बताओ एब्जॉर्प्शन में हमने क्या बताया, एक ही टाइप बताया, कौन सा, डिसकंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का केस ही नहीं है, ये है ही कैसा, डिसकंटिन्यूअस। अब इसको समझते हैं, डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ये भी फिर वही दो टाइप के, लाइन और बैंड, लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम। अब सुनना बहुत ध्यान से, आपने एमिशन का समझ लिया। एक बात बताओ, एमिशन का डिसकंटिन्यूअस समझ लिया क्या आपने, लाइन और बैंड भी समझ लिया इसमें। अब मैं वापस पूछता हूं, बताओ लाइन स्पेक्ट्रम कब आएगा, लाइन एमिशन का लाइन स्पेक्ट्रम कैसे आता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, जंप करता हुआ, तो लाइंस मिलती है। अब मैं पूछता हूं, बताओ हायर लेवल पे वो पहले से था क्या, या हमने पहुंचाया एनर्जी प्रोवाइड करा के, हमने तो उसको शिफ्ट किया ना वहां पे, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन खुद जाता है, या हम शिफ्ट करेंगे तो जाएगा, अपन शिफ्ट करेंगे तो जाएगा। वो अपने शिफ्ट करने पे जा रहा है, नियरी बात समझ में, अपने शिफ्ट करने पे वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे गया है। आ गया? अब मैं पूछता हूं, जाते समय वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया होगा, अरे करके गया होगा, तो बताओ जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी वो डेफिनेट वैल्यूज में की होगी या कुछ भी वैल्यू में कर ली होगी,
और वो डेफिनेट वैल्यू को जो बोलते थे अपन, क्या नाम देते उनको? क्वांटम। क्या नाम देते थे? फिक्स वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और वो जो छोटे छोटे डेफिनेट एनर्जी के जो पैकेट्स हैं उनको क्या नाम दिया गया? क्वांटम। तो डेफिनेट एनर्जी का क्वांटम वो एब्जॉर्ब करता है, ना उससे कम वाला और ना उससे ज्यादा वाला। कम वाला भी नहीं करता और ज्यादा वाला भी नहीं करता। समझ रहे ना आप? ये बातें अपन डिस्कस कर चुके थे। कम वाले का तो सेंस ही नहीं है, और ज्यादा वाली बात कर चुके थे अपन कि जैसे मान लो 10.2 का डिफरेंस है, आप बोल रहे कि मैं उसको 11 दे दूं, 10.2 वो रख लेगा और बाकी छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता। फिक्स एनर्जी का क्वांटम ही लेता है। आ गया? अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ आ गई? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो डेफिनेट एनर्जी का क्वांटम ले रहा है। तो बताओ, जब लेते हो गया एनर्जी तो उसने डेफिनेट वैल्यू ली। आ गया? अब मान लो कि आपने उसको विग्योर प्रोवाइड कराया। क्या दिया? विग्योर। अब सुनना बहुत ध्यान से, सुनना, सुन रहे हो? सुनना। ये लो, ऐसे था, ये इलेक्ट्रॉन यहां था, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन यहां था, और अब इस तरह से ये शेल्स बने हुए। हाँ, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही, हाइड्रोजन एटम के लिए ही बात चल रही। अभी अपन स्पेक्ट्रम जो ही पढ़ रहे हैं सारा किसका पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन एटम का पढ़ रहे हैं। आ गया? तो जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए बात चली, आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड करके मान लीजिए यहां शिफ्ट हो गया, चलो यही मान लेते हैं। आ गया? समझ रहे हो? अब आपने ये एनर्जी इसको किस फॉर्म में दी है? आपने एनर्जी दी रेडिएशन के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में। रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी दी है। मान लेते कि आपने इसको विग्योर ही दिया था। क्या दिया था? विग्योर। आपने इसको विग्योर प्रोवाइड कराया, यानी कि व्हाइट लाइट, सनलाइट। आपने क्या दी इसको? सनलाइट। आप इसको सनलाइट प्रोवाइड करा रहे हो। क्या कर रहे हो? सनलाइट। सनलाइट मतलब कि ये 7 कलर प्रोवाइड कराए। अब के सारे 7 कलर को एब्सॉर्ब कर लेगा क्या? नहीं। मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए, सुन रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए डेल्टा ई, वो कितनी है? वो हमको पता है 10.2 चाहिए, 10.2 चाहिए। अब इस 10.2 को आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे और लैम्डा निकाल के देखते हैं। यहां से लैम्डा निकालें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा है क्या? तो लैम्डा निकालते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा? डेल्टा ई अपॉन में एच सी होगा क्या? अरे डेल्टा ई को अपॉन में एच सी होगा कि नहीं होगा? होगा। अब सुनो ध्यान से, सुन रहे ध्यान से, देखो तो डेल्टा ई है। अब जो डेल्टा ई है वो कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप चाहो तो जूल में कन्वर्ट कर लो, जूल में कर लो। लैम्डा एच सी अपॉन डेल्टा ई, एच सी अपॉन डेल्टा ई। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप एच की, इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दें। एच की वैल्यू पुट कर दी आपने, ये कर दी जेएस जूल सेकेंड वाली, और ये सी की वैल्यू पुट कर दी 3 × 10⁸, और अब आपने डेल्टा ई भी पुट कर दिया 10.2, और ईवी को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो। बोले क्यों? देखो लो बेटा क्यों? कि ये किस में, तो आपको नीचे भी किस में लाना चाहिए? जूल में लाना चाहिए। अब करो कन्वर्ट, कैसे करूं? मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के जूल रखना चाहता हूं, क्या करूं बताओ? कितने से? आप बताओ, बताओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू है, जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या करें? लो बेटा बोल दो, बोलो देंगे। मनु बेटा बोलो, अरे बोलो, कोई तो बोलो, जो भी बोल सकता है बोलो। अरे यार, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो रिलेशन तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल वाला लगाओगे ना यार। यार देखो, अब तक तो क्या था, देखो रिजल्ट नहीं आया था आप लोगों का, तो मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं था आप लोगों को, कि अभी आपका भरोसा ही नहीं था। क्या भरोसा नहीं था? क्या आप सब्जेक्ट भी लेंगे कि नहीं लेंगे? कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे? अब अगर आपका अगर माइंड सेट हो चुका है कि सब्जेक्ट लेना ही है ना, तो फिर आप मन लगा के पढ़ाई चालू कर दे। फिर अब आ गया, कल से सब लोग पढ़ के आना, बताऊं मैं आपको, पुराना रिवाइज करके आया करो। बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू कितना जूल? 1.6 × 10⁻⁹ जूल। फिर भी थोड़ी देर में हम टेस्ट चालू कर देंगे, फिर टेस्ट में खाली कॉपी छोड़ छोड़ के आओगे।
फिर नंबर लाएंगे 25 में से 2.5, तो मेरी बात समझ में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। अच्छा ये रिलेशन आपको पता है कि नहीं बताया? पहले तो आता है कि नहीं आता था? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे इसको जूल में कन्वर्ट किया गया। अब चलो मैं से बोलता हूं इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। इसको क्या कर लिया जाएगा? सॉल्व कर लिया जाएगा। कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उससे लैम्डा की कोई ना कोई एक डेफिनेट वैल्यू निकल के आएगी। अरे लैम्डा की डेफिनेट वैल्यू निकल के आएगी ना, कॉन्सेप्ट को समझो आप। लैम्डा की एक डेफिनेट वैल्यू निकल के आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो मैं बोल रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन उसी लैम्डा वाली लाइट को एब्जॉर्व करेगा, बाकी वो किसी लैम्डा को एब्जॉर्व नहीं करेगा। क्यों? इसको पता है कि मुझे 10.2 के क्वांटम के लिए कितनी लैम्डा एब्जॉर्व करनी है। क्या कह रहे, समझ आ रही बात आपको? कि कितनी लैम्डा को एब्जॉर्व करे जिससे कि इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला क्वांटम मिल जाए। वो लैम्डा आप यहां से कैलकुलेट करके बता दो। नहीं, मान लो कि मैं ऐसे बोलता हूं, ये इसकी h की वैल्यू बेटा, ये h की वैल्यू है, और ये c की वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट। ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही हमेशा यही रहेंगे। आ गया? अब सुनो बात को, अब बात को सुनना। ये इलेक्ट्रॉन यहां फर्स्ट शेल में बैठा है, देखो पारुल बेटा, कहां बैठा है? फर्स्ट शेल में। हम इसको कहां शिफ्ट करना चाहते हैं मैंग बेटा बताओ? सेकंड में शिफ्ट करना चाहते हैं। अब उसके लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? बोलो श्लोक बेटा। एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? आप बोलो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो। अब वो एनर्जी लेकिन किस फॉर्म में देंगे? रेडिएशन के फॉर्म में। रेडिएशन फॉर्म में एनर्जी देंगे, तो आप इसके ऊपर एक वेव डालोगे, एक रेडिएशन डालोगे। अब आप एक तो डाल नहीं पा रहे, आप तो विब्ग्योर, आपने बहुत सारी रेडिएशन इसको डाली। क्या डाली? बहुत सारी इसको डाल दी, पूरा पूरा विब्ग्योर डाला, लेकिन ये पूरे पूरे विब्ग्योर को थोड़ा ना एब्जॉर्ब करेगा। ये तो उसी पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा जिससे इसको इतनी एनर्जी मिल सके। मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि इसको सॉल्व करने से, ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहे, मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करने से 500 नैनोमीटर आ गया। एक बार के लिए मान लेते हैं कि लैम्डा की वैल्यू ये आ गई। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन 500 नैनोमीटर वाली लैम्डा को, उस वेव को एब्जॉर्ब करे, तो उसको ये एनर्जी मिल जाएगी और ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेवल पे। नहीं है? आ गया? तो बताओ ये विब्ग्योर के किस पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा? ओनली 500 वाले को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी और किसी पार्ट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्या आपको विब्ग्योर की रेंज पता है? 400 टू 750 की एक अप्रोक्सीमेट रेंज है ये, 400 से 750 नैनोमीटर। आ गया? उसमें से इसने केवल कौन सी लैम्डा को उठाया? 500 वाले को उठाया, बाकी को एमिट कर दिया। बाकी जैसे जा रही है। नहीं है ये बात समझ में? तो अब जब इसके बाद जब रेडिएशन पास होकर निकली, तो देखो इसके ऊपर स्ट्राइक क्या करवाया था आपने? इसके ऊपर डाला क्या था? पूरा पूरा विब्ग्योर। लेकिन अब बताओ जब ये पास होकर निकलेगा तो क्या पूरा पूरा विब्ग्योर आएगा या उसमें एक वेव मिसिंग होगी? एक वेव गायब होगी इसमें। कौन सी? 500 नैनोमीटर की है बेटा। उसके आसपास क्या नहीं? बस तो 500 नैनोमीटर वाली लाइट को क्या कर लिया इसने? एब्जॉर्ब कर लिया। अरे 500 नैनोमीटर वाली लाइट को इसने क्या कर लिया है? उस वाली वेव को क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहां से स्पेक्ट्रम, मतलब यहां से जो रेडिएशन निकली उसको आपने फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया। फोटोग्राफिक प्लेट पे जब इसका स्पेक्ट्रम बनेगा तो बताओ इसमें पूरे विब्ग्योर, देखो पूरा विब्ग्योर है, पूरा पूरा विब्ग्योर आपको वापस मिलेगा। पूरा पूरा क्या मिलेगा? विब्ग्योर आपको वापस मिलेगा। लेकिन एक जगह क्या आ जाएगी? ब्लैक लाइन आ जाएगी, डार्क लाइन आ जाएगी। एक जगह क्या आ जाएगी? डार्क लाइन आ जाएगी। बीच में एक जगह ब्लैक लाइन, डार्क लाइन आ गई है। वो डार्क लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो मिसिंग लैम्डा है, मिसिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। जो मिस हो गई है वहां पे डार्क लाइन दिखेगी। जब मिस हो गई वो क्या दिखेगी? डार्क लाइन। नहीं आ रही बात से? आ गया? बोलो। हाँ, उस कलर के ऊपर। जैसे मैं आपको बताऊं, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कलर के हिसाब से एग्जांपल लेता हूं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। जैसे मान लो कि विब्ग्योर वाले 7 कलर
7 कलर के कोल्ड ड्रिंक या ड्रिंक्स मैं बना के लाया हूं, ट्रे में रख के, क्या रख के, ट्रे में रख के, ट्रे में रख के मैं घूम रहा हूं विग्योर के कलर के कोल्ड ड्रिंक बना के, मैं इसके सामने आ गया। अभी विग्योर में से सिर्फ किसको उठा के पीता ही है, मान लीजिए ग्रीन कलर वाले को पीता है, ग्रीन कलर को ही पी गया। मैंने कहा और कुछ, बोले नहीं बस ओनली ग्रीन ही पीना था मेरे को। चलो अब मैं आगे चला। अब बताओ जब मैं वापस देखूंगा तो मुझे इसमें से क्या गायब मिलेगा, ग्रीन गायब मिलेगा। तो बताओ ग्रीन गायब हो गया तो बाद में विग्योर ही होगा, नियर बात से। अब वो ग्रीन यहां से भी मिसिंग होगा और उसकी जगह पे क्या मिलेगा आपको, पूरा डार्क स्पेस मिलेगा, कि आपका पूरा पूरा ग्रीन कलर ही गायब हो गया, क्या डार्क स्पेस, नियर बात समझ आ गया। तो जो गायब हो गया वहां पे डार्क लाइन, तो जो लाइन, जो वेव एब्जॉर्ब हो गई, मतलब जो वेव क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगी, डार्क लाइन आ जाएगी। अच्छा लाइन आएगी या बैंड बनेगा, मतलब लाइन बनेगी या बैंड, एक लैम्डा, एक ही तो वेव मिसिंग हुई है। अच्छा मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाए तो एक लाइन और भी आ सकती है, और आ जाए तो एक लाइन और भी आ सकती है। तो मतलब स्पेक्ट्रम कैसा आ रहा है, लाइन वाला आ रहा है या बैंड वाला आ रहा है या पूरा कंटिन्यू आ रहा है, लाइन वाला कि बैंड वाला कि कंटिन्यू वाला, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन है। अच्छा अब बताओ कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, लाइन है तो डिसकंटिन्यूस ही है। एमिशन है कि एब्जॉर्प्शन, बताओ ये जो आया, ये जो डार्क लाइन आ रही है ये एब्जॉर्प्शन की वजह से आ रही है कि एमिशन की वजह से आ रही है, एब्जॉर्प्शन, कुछ मिस हो गया उसी की डार्क लाइन आ रही है। तो ये कहलाता है कौन सा स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम। नहीं आया, एब्जॉर्प्शन का समझ में आ गया। अच्छा एमिशन का समझ में आता है, आ गया। एमिशन कैसे होता था, ये इलेक्ट्रॉन आपने यहां पहुंचा दिया, पहुंच गया था, अब पहुंच गया था ना, अब सुनना वापस ध्यान से, अब पहुंच गया तो ये वापस लौट के आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। यहां रिलीज करी तो बताओ एनर्जी डेफिनेट वैल्यू की रिलीज करेगा, उस डेफिनेट वैल्यू से लैम्डा बनाओगे तो वो भी एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। उस डेफिनेट वैल्यू का जब फोटोग्राफिक प्लेट पे देखोगे तो एक चमकीली, एक ब्राइट लाइन दिखेगी आपको। अब कलर्ड लाइन दिखेगी, अब क्या दिखेगी, कलर्ड लाइन दिखेगी। नहीं आया, फिर ये यहां से आएगा, फिर रेडिएशन छोड़ेगा, उसकी फिर एक लाइन दिखेगी, फिर यहां आएगा, फिर रेडिएशन छोड़ेगा, फिर उसकी फिर एक लाइन दिखेगी। अब बताइए डार्क लाइन है या कलर्ड लाइन से, अभी मैं वही कह रहा हूं, अभी मैं वही कहने वाला हूं। बताओ क्या ये कलर्ड लाइन से क्या। अच्छा अब ये जो स्पेक्ट्रम तैयार हुआ इसको वापस बताओ, लाइन स्पेक्ट्रम की, बैंड स्पेक्ट्रम की, कंटिन्यूअस की, डिसकंटिन्यूअस, सारी बातें दो। डिसकंटिन्यूअस है, लाइन वाला है, एमिशन वाला है कि एब्जॉर्प्शन वाला है, ये एमिशन का बन गया। और अभी थोड़ी देर पहले जब सीख रहे थे वो किसका बन रहा था, एब्जॉर्प्शन का बन रहा था। अच्छा एब्जॉर्प्शन में आती है डार्क लाइन, जो कलर गायब हो गया वहां पे काला, डार्क लाइन। तो डार्क लाइन किसकी, अरे फोटो, ये स्पेक्ट्रम किस पे ऑब्जर्व कर रहे हो, फोटोग्राफी प्लेट पर, एक्सरे की फिल्म होती है, मतलब एक्सरे की फिल्म का कलर क्या होता है, ब्लैक। अब ब्लैक कलर पे अगर कुछ नहीं आएगा तो वो ब्लैक ही तो दिखेगा, तो डार्क लाइन में दिखेगी। कुछ आया नहीं तो डार्क लाइन, कुछ आया नहीं वहां पे डार्क लाइन, कुछ आ गया तो ब्राइट लाइन, कलर आ गया तो कलर की लाइन। नहीं आ रही बात सर, अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ध्यान बेटा आपको। वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो वो एक तो जंप पे डिपेंड करता है। अब जैसे ये तो बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करता हुआ ऐसे ऐसे करता हुआ, तो जैसे मैंने 1 2 3 लाइनें दिखाई, अरे दिखाई नहीं 3 लाइन, अब 3 लाइन दिखाई तो हो सकता कोई, अब ये जो लाइंस आ रही है ना, ये जो लैम्डा आ रही है, ये पूरे जो अपना ईएम वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनमें से किसी भी रेंज में आ सकती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता ही आपको, रात में होता है इन्वायरमेंट सी, आ गया अंडर एक्स गामा सी, ये था। तो अगर ये विजिबल में आ रही है तब तो कलर लाइन आएगी, अगर ये इंफ्रारेड में आ गई, अल्ट्रावोलेट में आ गई तो लाइन तो दिखेगी आपको, लेकिन कोई कलर नहीं होगा, मतलब ब्राइट लाइन दिखेगी। तो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कलर की भी हो सकती है। आ गया, बताओ क्या ये बातें समझ में आ गई। तो बताओ क्या ये एमिशन का हो गया, उससे पहले ये एब्जॉर्प्शन का हो गया था,
अब मैं एक बात बोलता हूं, देखना कि आप तो मेरी बात को बताना, स्टेटमेंट बोलता हूं, आप तो ट्रू फॉल्स बताना। मैं ऐसे बोल रहा हूं क्या कि एमिशन स्पेक्ट्रम से पहले क्या बोला गया? एमिशन स्पेक्ट्रम से पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। यही बोलूं, एमिशन स्पेक्ट्रम या एमिशन तभी होगा जब पहले एब्जॉर्प्शन होगा। ये बात सही है कि गलत है? जो सीधे एमिशन हो जाएगा क्या, या पहले एब्जॉर्प्शन होता है? पहले एब्जॉर्ब करके आप उसको हायर लेवल पे शिफ्ट करोगे तभी तो वो लोअर लेवल पे वापस जंप कर तो आएगा। या बताओ, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, वो अपने आप ही थोड़ा जंप करता है। अपने आप तो वो ग्राउंड स्टेट पे रहता है, अपने आप तो वो अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में तो रहता है। बताओ, अगर आपने कुछ नहीं किया, इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, तो बताओ क्या यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर पाओगे? मान लो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, वो के शेल में मूव कर रहा है, के शेल में रिवॉल्व कर रहा है। अब बताओ क्या वो एमिशन का स्पेक्ट्रम दिखा देगा क्या? क्योंकि हमको पता है एक पर्टिकुलर शेल में मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज करता है और ना एनर्जी गेन करता है, तो ना तो एमिशन का स्पेक्ट्रम तैयार होगा ना ही एब्जॉर्प्शन का तैयार होगा। जब तक वो शेल ट्रांसफर नहीं करेगा, जब तक वो ट्रांजिशन नहीं करेगा, इसको ट्रांजिशन वर्ड बोलते हैं, शेल ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। जब तक उसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा, एक शेल से दूसरी शेल में नहीं जाएगा, तब तक ना एमिशन का स्पेक्ट्रम आएगा ना एब्जॉर्प्शन का आएगा। तो सिंपल सी बात है, एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम कब आएगा? जब कोई रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब वो शेल ट्रांसफर करेगा। नहीं, बात सुनो, अभी बात बताता हूं मैं आपको। पहले ये चीज क्लियर करो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब बनेगा? जब वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। एमिशन कब बनेगा? जब वो एमिट करेगा। अब पहले क्या होता है बताओ? पहले एमिशन आएगा या पहले एब्जॉर्प्शन आएगा, या कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पहले हो सकता है। पहले एब्जॉर्प्शन या पहले एमिशन? अब जैसे कि कनिष्क बेटा का डाउट आ रहा है कि सर पहले एमिशन होना चाहिए, बोले क्यों? वो इलेक्ट्रॉन तो इनफाइनाइट से आता हुआ आया था ना, वो तो हमने समझाया था। इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम तो समझ रहे थे कि वो आया होगा, अजम्पशन लेके चल रहे थे कि अगर वो इन्फिनिटी में होता और फिर ऐसे आया हुआ है, इसका मतलब तो एक तरह से एटम को क्या कर रहे थे? कंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियस आप फिर इलेक्ट्रॉन हम लाके उसमें ऐड करा रहे थे। तो ऐसा अपन समझने के लिए कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी वो अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है, ग्राउंड स्टेट उसकी पहले से बनी है। तो पहले एमिशन नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद ही एमिशन होगा। डायरेक्ट एमिशन भी नहीं आएगा, ओनली एमिशन भी नहीं आएगा, और पहले एमिशन भी नहीं आएगा। समझ गए बात को? पहले एब्जॉर्प्शन आएगा, उसके बाद ही एमिशन आएगा। आगे बोलो, कोई डाउट कि एब्जॉर्प्शन से वो जंप करके ऊपर जाएगा और फिर एमिशन आएगा? अच्छा एक चीज पूछता हूं, एब्जॉर्प्शन एमिशन दोनों साथ आएंगे पक्का है कि? अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया है तो नीचे तो आएगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम भी हो गई, है कि नहीं? मैं सोचता हूं क्या ओनली एब्जॉर्प्शन होके रह जाए, ऐसा है क्या? वो स्टेबिलिटी नहीं होगा वहां पे, तो स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए वापस आएगा। सारे एलिमेंट सब में ऐसा होता है। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहां से आ गए? आपने तो बोला ट्रांजिशन। मैंने बोला ट्रांजिशन इसको बोलते हैं, जो शेल ट्रांसफर करते हैं उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस का नाम क्या रखा? ट्रांजिशन करना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन चल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जा रहा है, इसलिए मैंने ट्रांजिशन वर्ड यूज किया। आ गया? क्या बताओ मेरी ये बातें समझ में आ गई? अब एक और सवाल पूछ लेता हूं, एक और सवाल पूछो। मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये जाते समय 10.2 का क्वांटम लेके गया था, तो मान लो ये इससे वापस आएगा तो कितने का क्वांटम रिलीज करेगा? 10.2 का क्वांटम रिलीज करेगा। तो जितनी एनर्जी इसने जाते समय एब्जॉर्ब की, उतनी ये वापस आते समय एमिट करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा एमिट? तो फिर मुझे एक बात बताओ, जब 10.2 का क्वांटम इसको दे रहे थे तब इसने कौन सी लैम्डा को एब्जॉर्ब किया था? 500 नैनोमीटर की। तो जब ये वापस आएगा तो कौन सी लैम्डा को एमिट करेगा? इसी को एमिट करेगा। सेम एनर्जी का जो ट्रांसफर चल रहा है, तो एनर्जी सेम, तो उससे बनाई लैम्डा की वैल्यू भी क्या आएगी? सेम ही आएगी। तो एब्जॉर्प्शन में जो जो लाइनें मिसिंग हो गई थी, जहां लाइनें मिस हो गई थी, जहां डार्क लाइन आई थी, एब्जॉर्प्शन में जहां डार्क लाइन आती है, एमिशन में वहीं कलर लाइंस आती है, वहीं कलर लाइंस आती है। यही बोल रहे थे बेटा, वहीं कलर लाइंस आती है।
एक मिनट रुको, एक मिनट का बात। हाँ क्या कहते? एनर्जी जो भी है वो उतनी रिलीज करता है जितनी इसको जितनी ग्राउंड स्टेज तक बचानी वो तो रखेगा, और जो भी एक्स्ट्रा दी थी आपने उतनी रिलीज कर देगा। 10.2 देके वहां पे शिफ्ट किया था ना, तो 10.2 वापस भेज देगा बस। उससे उससे ज्यादा कैसे देगा? उसको रहना तो यहीं पे है ना, बोली बात है। हाँ आप बोलो बेटा। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कई स्टेबिलिटी के लिए जाते हैं, हाँ। एनर्जी देते हैं तब जाते हैं, कैसी जगह? अच्छा वो कॉन्फिगरेशन हाफ फिल फुल लेवल, वो देखो अभी थोड़ा रुक के समझ वो इस चैप्टर का। एनर्जी के लिए एनर्जी देके जाते हैं। नहीं अपने आप मिलती है उनको सब। सर इसके अंदर ये सनलाइट इलेक्ट्रॉन पे जा रही है, न्यूक्लियस पे जा रही है, इलेक्ट्रॉन पे जा रही है। इलेक्ट्रॉन पे सनलाइट तो सब जगह गई। भाई इस वाले में ये रेखा जा रही है। नहीं सब जगह गई, मैं तो बोल रहा हूँ इसके ऊपर ही जा रही है। सन रेज को आप कंट्रोल कर पाओगे किधर जाएगी, कितने जाने दो इसको। लेकिन इसका कुछ बिगाड़ पाई क्या? तो पड़े रहेंगे इसको। इस पे भी गई और वापस आ गई लौट के, लोग क्या कर लोगे? नहीं है वहां से। तो इस पे जाए उस पे जाए उससे कोई मतलब नहीं। देखो उसके जाने से फर्क किसको पड़ रहा है? धूप में हम भी खड़े हैं, धूप में हमारे मकान भी है, गाड़ियां भी खड़ी है, परेशान कौन है? हम परेशान है या गाड़ियां हमारे मकान ही परेशान है? क्या हमारे मकानों को ही पसीना आ रहा है क्या? गाड़ी को पसीना आ रहा है क्या? किसको पसीना आ रहा है? हमें पसीना आ रहा है, तो फर्क हमें पड़ रहा है। तो हमारा हिसाब देखेंगे, हम हमारे लिए एसी लगाते हैं, गाड़ी के लिए एसी लगाते हैं। गाड़ी को एसी वाले गैरेज में खड़े करते हैं, लोग गाड़ी गैरेज बनाओ उसमें एसी लगाओ तो गाड़ी ठंडी रहे, गाड़ी को गर्मी ना लग जाए, या हमारे लिए लगाते हैं एसी। वही वाली बात है। इसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा कि न्यूक्लियस पे पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? अब बताओ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आया क्या आपको? अच्छा अब मैं पूछता हूं, एब्जॉर्प्शन में ओनली कैसा केस बना? एब्जॉर्प्शन में कंटिन्यूस का केस क्यों नहीं बना? अब एब्जॉर्प्शन मतलब कोई ना कोई एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो मान लो कि एब्जॉर्ब कर रहा है तो हर कोई, चाहे कोई भी बॉडी हो, है ना, एब्जॉर्ब करेगा तो एक फिक्स वैल्यू एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी की। चाहे कोई भी बॉडी हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कोई बॉडी हो, एनर्जी के फिक्स वैल्यू को ही एब्जॉर्ब करता है, डेफिनेट वैल्यू को ही एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? डेफिनेट वैल्यू को एब्जॉर्ब करता है। हर कोई सी वैल्यू थोड़ा ना एब्जॉर्ब कर लेगा, ये सारे एक जैसी एनर्जी थोड़ा ना एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसको यूं समझो कि जैसे इनकी डाइट अलग है, इनकी डाइट अलग है, इनकी डाइट, हर इंसान की डाइट अलग है। आ गया? बोलो कोई दिक्कत? हर इंसान की डाइट अलग है। मान लो ये मान लो कि 3 चपाती खाते हो, ये हो सकता है 4 चपाती खाते हो, ये 2 चपाती खाते हो, तो यही तो इनका एब्जॉर्प्शन है। ये तो क्या है? एब्जॉर्प्शन है। मेरी बात समझ में? अब मान लो कि मैं ऐसे कहता हूं, मैंने मान लो 10 चपाती इनके सामने रखी, 10 चपाती इनके सामने रखी, 10 चपाती इनके सामने रखी, इन्होंने 10 में से 3 खाई, इन्होंने 4 खाई, इन्होंने 2 ही खाई, तो वो जगह से गायब कर दो। मतलब पैरामीटर बना लो, एक स्केल बना लो, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक का स्केल बना दो। जैसे 3 खाई 3 की गायब कर दो, 2 खाई 2 की गायब कर दो, 4 खाई 4 की गायब कर दो। तो बताओ एब्जॉर्प्शन में हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू ही एब्जॉर्ब होगी, सारी थोड़ी ना एब्जॉर्ब हो जाएगी। 10 की 10 ही थोड़ा ना खा जाएगा ये, बताओ सारी थोड़ी ना एब्जॉर्ब हो जाएगी। एक तो कोई डेफिनेट वैल्यू तो होगी ना यार। क्या ठीक है ये 2 चपाती खाएगा, ये 4 चपाती खाएगा, वो 3 चपाती खाएगा, ऐसे तो कितनी बना दो मैं सारी खा लूंगा, चाहे 10 बना तो 10 खा लूंगा, 20 बना तो 20 भी खा लूंगा, 100 बना तो 100 भी खा लूंगा, ऐसा होना है। इसलिए एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम कभी भी कंटिन्यूस आएगा ही नहीं। इसलिए एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? डिसकंटिन्यूस ही होता है। क्या होता है? डिसकंटिन्यूस ही होता है। सर आ गया? ये वैल्यू किसकी है? ये ऊपर वाली ये 10.2 पूरी लैम्डा की, ये लैम्डा बना रहे हो ना बेटा, लैम्डा ऐसी आपने खुद ने तो कहा था सर आप उल्टा लिख रहे हो। अरे ये दूसरा ये क्या है यार? लैम्डा तो नहीं यार, नहीं है। अब ठीक लगा? अब बेटर फील कर रहे हो आप? यही बात सुन आ गया? बोलो कोई दिक्कत आ रही नहीं आ रही?
तो एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम हमेशा कंटिन्यूस ही आएगा, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, आ गया। और इसीलिए डिसकंटिन्यूस है। और लाइन और बैंड, लाइन एटम का और वही बैंड मॉलिक्यूल्स का, आ गया, सेम हो। तो फिर बोलो कोई डाउट है क्या? और क्या? हाँ, वो एक लाइन जहां से मिसिंग हुई वो गायब हो जाएगी, बाकी पूरा दिखता रहेगा। बताओ, एक और दो और तीन लाइन है, ये तीन जगह पे डार्क लाइन आई है, पूरा काला नहीं हो गया है, पूरा पूरा विग्योर गायब नहीं हो गया है, बीच चीज में क्या ये तीन जगह पे डार्क लाइन आई है, बाकी पूरा कलर आ रहे हैं। तो यहां डार्क लाइन आई, यहां डार्क लाइन आई, यहां डार्क लाइन, वो तो डार्क लाइन के पीछे कलर लाइनें आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बताओ डार्कनेस को आप क्या कंटिन्यूस बोलोगे क्या? तो क्या बोलोगे? इसलिए डिसकंटिन्यूस का है, नहीं आया इसलिए डिसकंटिन्यूस का है, आ गया। आपको डार्क लाइंस के रिस्पेक्ट में डिसकंटिन्यूस बोलना है, ठीक है? ऐसे बोलो, नहीं आया समझ में? बोलो आगे क्या बेटा समझ में? तो ये स्पेक्ट्रम का मैंने एक तरह से ओवरव्यू तो आपको दे दिया, जो मेन जो बेसिक मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो तो अपन को समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है? अब नोट्स में से इसकी रीडिंग लगानी है और एक और काम की बात निकाल के लाएंगे बस इसमें, बाकी ऑलमोस्ट स्पेक्ट्रम वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। क्या बेटा? क्या चीज? बैंड और लाइन? हाँ, बैंड जैसे लाइन वाला है सेम वैसे बैंड वाला है। बैंड वही अभी बताया ना, मॉलिक्यूल छोटे छोटे, इसमें क्या बन जाएगी? रेंज बन जाती है। अब जैसे यहाँ पे भी वही बात है, जब एब्जॉर्ब करेंगे तो कुछ कुछ रेंज में एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि मोर देन वन एटम है, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं मॉलिक्यूल में भी भाई। इसमें एक एटम है, उसमें एक से ज्यादा एटम होंगे, एक से ज्यादा एटम के इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो जैसे मान लो इसने ये लाइनें एब्जॉर्ब की, किसी दूसरे एटम का कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था, उसने यहाँ पे ये लाइनें एब्जॉर्ब कर ली, ऐसे कर ली, ऐसे कर ली, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? इसको आप क्या नाम देना? बैंड। इसी को क्या बोल देना? बैंड बोल देना। ये बैंड बनने लग गए। मॉलिक्यूल में क्या बन जाएंगे बेटा? बैंड बन जाएंगे। मॉलिक्यूल में कल भी तो बताया था अपन ने कि जैसे एक से ज्यादा एटम है और उनके एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेट वैल्यू एब्जॉर्ब करते रहेंगे, तो वहां पर रेंज बनने लग जाएगी। क्या बनने लग जाती है? रेंज बनने लग जाती है। आ गया? मतलब ऑटोमेटिक है। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे बोला कि एक मॉलिक्यूल ले लिया, मान लो कि Ab2 करके मॉलिक्यूल ले लिया, आ गया। अब मान लो जो एटम ए है, अब ध्यान देना, देखो एटम ए ने एब्जॉर्ब किए कितने कितने की, ऐसे मान लेते हैं। उसने एक बार 10 नैनोमीटर की लाइन लैम्डा को एब्जॉर्ब किया, 10 नैनोमीटर को। एक बार उसने मान लो कि 12 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब किया, फिर एक बार उसने मान लो कि 16 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब किया, और फिर उसने एक बार 18 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब किया। ये तो क्या उस इंडिविजुअल एटम का लाइन स्पेक्ट्रम। ये तो देखो बेटा, इंडिविजुअल एटम का लाइन। ऐसे B2, बी के जो दो मॉलिक्यूल हैं, बी के जो दो एटम है, उसने मान लो 11 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब कर ली, एक ने 17 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब कर ली। तो बताओ 10, 11, 12 क्या ये एक साथ कंटिन्यूएशन बन गया? तो बैंड तैयार हो गया। 16, 17, 18 बैंड तैयार हो गया। 3 लाइन एक साथ मिल गई, बैंड बन गया। 4 लाइन एक साथ मिल गई, बैंड बन गया। बस उसी को बोल रहे हैं बैंड स्पेक्ट्रम। उसी को क्या कह रहे हैं? नहीं है सुहानी बेटा? आ गया? बोलो। इसमें तो पहले दो मॉलिक्यूल लिया, तो उसमें वैसे बैंड बन गया। तो जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, उसमें जो एमिशन वाले का एमिशन भी सेम होगा। ये एब्जॉर्ब हुआ, यही एमिट होगा। ये 10, 11, 12 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब हुई है, एमिशन में यही वापस एब्जॉर्ब होगी, एमिट होगी। एमिट होगी तो इन्हीं का बैंड मिलेगा आपको। वो तो सेम है ना, लेते समय जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जहां जहां डार्क लाइन आई है एमिशन, वहीं पे कलर लाइनें दिखेंगी, वहीं पे कलर लाइन दिखी। जैसे मान लो कि इन्होंने ग्रीन कलर का जूस पिया था, अब इनको उल्टी आ गई, तो कौन सा कलर का निकला जूस उल्टी के अंदर? उल्टी में कौन सा जूस निकला? ग्रीन ही निकला। गायब मेरी ट्रे में से कौन सा गायब हुआ था? तो गायब हुआ था ग्रीन। उल्टी कर दी, क्या निकला? ग्रीन निकला। तो ग्रीन को पिया तो ग्रीन निकलेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट है। नहीं आया समझ? बोलो। ऐसा पॉसिबल है कि दो बैंड के बीच में एक लाइन आ जाए? नहीं, मॉलिक्यूल्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ऐसा नहीं कि दो बैंड है फिर एक लाइन आ गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेंज इतनी बनती है कि ऑटोमेटिक बैंड बन ही जाते हैं। आ गया, इतना गैप आएगा नहीं कि एक लाइन आ गई फिर दूर दूर तक बैंड है फिर पीछे एक लाइन आ गई, ऐसा होगा ही नहीं, बहुत क्लोज लाइनें होती है। अभी अपन देखेंगे हाइड्रोजन की ही इनफाइनाइट लाइनें आ जाएगी। सर एक बैंड और एक लाइन आ सकती है। वही पूछ रहा है बेटा, वो भी वही पूछ रहा है। वो भी तो अब एक मिनट जाता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, आपके डाउट क्लियर होंगे। अभी एक बार थोड़ा सा वेट करो, अभी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लेते हैं फिर आपके डाउट क्लियर होंगे। आ गया, पहले तो इतनी बातें समझ में आ गई क्या ये बातें सारी समझ में आ गई? अब मैं वापस पूछता हूँ, स्पेक्ट्रम हमने स्टार्ट किया था कल, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन वगैरह सब समझ में आ गई। अरेंजमेंट है बेस का इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दो टाइप का होगा, एमिशन, एब्जॉर्प्शन। एमिशन के भी दो टाइप बनेंगे, कंटिन्यूस डिस्का। एमिशन कब होगा? जब कहीं से रेडिएशन एमिट हो रही है, उसका जब स्पेक्ट्रम तैयार करें तो एमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, स्पेक्ट्रम को तैयार करने के लिए जो पूरा सेटअप था उसका नाम क्या रखा था अपन ने? स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ। उसमें क्या क्या चीजें रखनी है आपको? एक तो सोर्स जहां से रेडिएशन आ रही है, आ गया, स्लिट लगाओ, उसकी फाइन बीम तैयार करो, प्रिज्म से पास कराओ, उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व कर लो। सिंपल सा काम है, रेज है, बीम तैयार कर लो, उसको सीधे प्रिज्म से पास करा के फोटोग्राफिक प्लेट पे उसका ऑब्जर्वेशन ले लो। नहीं यही बात समझ? वेव को वो स्लिट लगा किया ना अपने, स्लिट लगा के आपने उसकी फाइन बीम बना ली। क्या तैयार कर ली है? फाइन बीम तैयार कर ली है। आ गया, फाइन बीम। अच्छा मैं आपको बताऊंगा, बीम में भी वो है तो वेव फॉर्म में। इधर देखो आदित्य बेटा, ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि बीम में वो स्टेट बन गई। क्या होता है, स्लिट से पास करने के बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या था, बहुत सारी वेव्स आ रही थी, ये क्या करता हूँ, सबको कॉन्सेंट्रेट करके एक ऐसा होगा ग्रेटर थिकनेस की एक मोटी बीम बना देगा, मोटी वेव बना देगा, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। आ गया, तो उसको अपन ऐसे सीधी दिखा देते हैं, बाकी इसमें ही वेव्स है, मतलब होता है ना ओवरलैप हो गई सारी वेव्स, सुपर इम्पोज हो गई है, होता है ना ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी होती है वेव्स में, होती है। तो ओवरलैप होके वो क्या हो गई है, वो हाई इंटेंसिटी की वेव बन गई, उसी को बोल रहे हैं फाइन बीम तैयार करना। नहीं आ रही बात? अरे सनलाइट से जो अपन लेंस लगाए करते हैं वही तो चीज है। तो सनलाइट ऐसे आ रही थी बहुत सारी, आपने उनको सबको कॉन्सेंट्रेट कर लिया और एक फाइन बीम बना दिया। आगे समझ में? ऐसे आ रहे हैं वो आप करते थे ना शायद 10th क्लास में, आपके ऐसा आता ना, बहुत सारी रेज आई, उनको फिर आपने सबको क्या कर दिया? हाँ, वो लेंस लगाते थे बीच में से, कॉन्वेक्स लेंस लगाते थे। अरे तो ऐसे करके तो फिर वो ऐसे फैल जाती थी, ध्यान है ना आपको? वही कॉन्सेप्ट है। आ गया? आ रही नहीं आई बात समझ? तो ये तो समझ में आ गया, फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व कर लेंगे। एमिशन में कंटिन्यूस वाला समझ में आएगा, सनलाइट से जो आ रहा कंटिन्यूस, कोई बीच में गैप नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, पूरा स्पेक्ट्रम एक साथ चलेगा, सारे कलर एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। डिसकंटिन्यूस एटम का मॉलिक्यूल का बनता है, ये आपको समझ में आ गया, लाइन कब बनेगी, बैंड कब बनेगा। आ गया? और एमिशन, डायरेक्ट एमिशन नहीं होता, पहले उससे पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन में हमेशा डिसकंटिन्यूस ही आएगा, उसमें कंटिन्यूस क्यों नहीं आएगा? कि कोई भी बॉडी, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, कोई मॉलिक्यूल, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व करता है। क्या? एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व करता है, ऐसे नहीं सारी एब्जॉर्व कर लेगा। आ गया? अब वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, तो ये एनर्जी डेफिनेट, तो उससे बनने लैम्डा भी क्या डेफिनेट, इसलिए ये कभी भी कंटिन्यूस नहीं बनेगा, ये हमेशा डिसकंटिन्यूस ही आएगा। इसके वो दो लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम, और लाइन बैंड वही है, इसी के जस्ट अपोजिट है। जिनको ये एमिट कर रहा था ना, एक तरह से मान लो उन्हीं को एब्जॉर्व करके आया था। आ गया? जो ये एमिट करके दिखा रहा है ना, एमिशन से पहले उन्हीं को एब्जॉर्व कर रखा है। नहीं आई बात है? इसके उल्टे में ग्रीन कलर दिखाना, तो आप चाहे इसके पास में नहीं थे तो आप समझ जाओगे इसने ग्रीन कलर का जूस पिया था। जूस पीते समय जब ये पी रहा था, जब इसने ट्रे में से गिलास उठाया, तब आप इसके पास नहीं थे, लेकिन जैसे इसने उल्टी कर दी, आप तुरंत भाग के पहुंच गए कि क्या हो गया, तबियत कैसे खराब हो गई। फिर आपने उल्टे कलर देखा, ग्रीन, क्या पिया था ग्रीन कलर का? बोले यार थोड़ी देर पहले जूस पिया था, तो आपको पता चल गया ना ग्रीन पिया था इसने।
ऐसे ऐसे ही। तो जो कलर ये एमिट कर रहा है, समझ जाना कि वही कलर ये एब्जॉर्ब करके बैठा था पहले, वही कलर ये एब्जॉर्ब करके बैठा था। अगर येलो कलर की निकलती तो नहीं ये येलो कलर का जूस पीता, ऐसा करके। यही बात समझ, ऐसे बताओ आया या नहीं आया? क्लियर है मामला? चलो एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, फिर काम खत्म ही करते हैं। क्या करते हैं? काम खत्म ही करते हैं, फिर पूरा काम खत्म हो गया, फिर रीडिंग लगानी बाकी रहेगी। जैसे मैं इनके पास विपग्योल लेके आया, इन्होंने ग्रीन कलर का पिया, वो इनकी चॉइस है। अब जरूरत हो ना कि ये भी इसको भी ग्रीन कलर ही पसंद हो सकता है कि ये ब्लू कलर का पी जाए, रेड कलर का पी जाए, ये किसी और कलर का पी जाए, है कि नहीं? तो बताओ, इन्होंने ग्रीन कलर को गायब किया, इन्होंने किसी और कलर को गायब किया, इन्होंने किसी और कलर को गायब किया। जब इनको बोला कि अब उगलो, अब उगलो मतलब अब उल्टी करो, तो इसने कौन सा कलर? ग्रीन, इसने ब्लू, मतलब इसने येलो। तो तीनों ने सेम कलर दिया कि अलग अलग कलर दिया? अलग अलग। ये तीनों एक ही कलर क्यों नहीं दे रहे थे? बताओ, वजह बताओ। इन तीनों ने एक कलर क्यों नहीं उगला? क्यों इन्होंने पिया अलग अलग कलर। तुमसे पूछो तुमने अलग अलग कलर क्यों पिया? तो मेरी पसंद, मेरी चॉइस। मेरे को ग्रीन पसंद ही नहीं है, ये लोग मेरे को ब्लू पसंद नहीं है। सेम वैसे यहां चलता है, सेम वैसे यहां चलता है। मान लो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, देखो ये जो एनर्जी डिफरेंस आपने लगाया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये आपने हाइड्रोजन के लिए लगाया, किसके लिए लगाया? अब मुझे बताओ, क्या हीलियम के प्लस के लिए भी ये लगाओगे क्या? चलो ये तो मैं मोनो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मतलब रैंडम बात करते हैं, पूरी ओवरऑल बात करते हैं। मान लो सोडियम है, कि सोडियम भी इसी लैम्डा को लेके, सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी क्या इसी लैम्डा को लेके एक्साइटेड होगा क्या? नहीं। क्यों? सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट होगी, उनके शेल के एनर्जी भी डिफरेंट होगी। अब ये बच्चा बोलेगा बीच में कि सोडियम के अंदर तो 11 हैं, बोलो 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 11 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज है। तो अब देखो बोर का मॉडल, भले उसने 1 इलेक्ट्रॉन पे दिया है, उसने तो 1 इलेक्ट्रॉन पे दिया है, लेकिन मैं बताऊं अगर स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम तो सभी दिखाएंगे ना यार। लाइट तो सभी एब्जॉर्ब करेंगे, रेडिएशन को सभी एब्जॉर्ब करेंगे, चाहे सोडियम हो, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन वाला हो, चाहे 11 इलेक्ट्रॉन वाला हो, एब्जॉर्ब सब करेंगे, एमिट भी सभी करेंगे। बताओ, एब्जॉर्ब भी सभी करेंगे, एमिट भी सभी करेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? तो यहां अगर बात करेंगे सोडियम की, तो मैं सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूं कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन को ही मान लो आप ऐसे शिफ्ट कराना चाहते हो और एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी शिफ्ट कराना चाहते हो, पहले तो सोडियम का कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा? फर्स्ट नंबर का या 11वें नंबर का? 11वें नंबर का। जो बिल्कुल अंदर बैठा वो होगा या पहले जो बाहर बैठा वो होगा? जैसे मैं आपसे सोडियम का कॉन्फिगरेशन लिखाऊं, 281 लिखते हो ना आप? अरे 281 लिखते हो नहीं लिखते हो सोडियम का? अरे बोलो बेटा, सोडियम का 281 लिखते हो, तो देखो जो 1 है यही तो जंप करेगा। ये इनर शेल के जो अंदर वाला 2 वाला है, 8 वाला है, वो थोड़ा जंप करेगा। पहले कौन जंप करेगा? ये वाला जंप करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराने में, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जंप कराने में क्या सेम एनर्जी चाहिए क्या? बोलो सेम एनर्जी चाहिए क्या? सेम एनर्जी नहीं चाहिए। इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है। बोलो है कि नहीं? तो एनर्जी डिफरेंट है, तो इनको जो एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी सबकी क्या है? डिफरेंट है। यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू दुनिया के सारे एटम के लिए सेम थोड़ी ना आएगी, सारे एलिमेंट के लिए सेम थोड़ी ना आएगी। अब डेल्टा ई अगर डिफरेंट आएगी तो उससे बनाई हुई लैम्डा भी क्या आएगी? अलग आएगी। उससे बनाई हुई लैम्डा भी अलग आएगी। नहीं आई बात समझ? अरे मॉलिक्यूल में मत जाओ, आप तो एटम का ही समझ लो। मॉलिक्यूल पे क्यों नहीं जा रहे? मॉलिक्यूल का अपने सिलेबस में है ही नहीं। मैंने तो थोड़ा सा बता दिया, आप तो एटम पे ही बात करो, एटम का ही समझ लो। नहीं है बात समझ? मैं क्या कह रहा हूं सुन नहीं रहे आप। कनिष्क बेटा बिल्कुल नहीं सुन रहे, मना भी कर रहे कि नहीं सुन रहा। चलो सुनो बात करो, मेरा सवाल है उसका ढंग से जवाब दो आप। क्या कि सोडियम का कौन सा, पहले तो कौन सा इलेक्ट्रॉन? 11वें नंबर का, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल का है, 281, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम जंप कराना चाहते हैं। और हाइड्रोजन के भी इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराना चाहते हैं एक शेल से नेक्स्ट शेल में। इसका नेक्स्ट सेकंड आ गया, इसका नेक्स्ट थर्ड फोर्थ आ जाएगा। क्या बताओ दोनों क्या सेम एनर्जी से एग्जिस्ट, मतलब
एक्साइटेड हो जाएंगे क्या? या दोनों को डिफरेंट एनर्जी का क्वांटम देना पड़ेगा? ये बात समझ में आती है आपको? क्योंकि सोडियम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है। बोले क्यों? सोडियम का माहौल ही बिल्कुल अलग है भाई साहब, सोडियम का माहौल बिल्कुल अलग है। तो कैसा माहौल? सोडियम का न्यूक्लियस का माहौल है 11 प्रोटॉन का। कितने का? 11 प्रोटॉन का। फिर बाहर इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, वहां का माहौल ही अलग चल रहा है, और यहाँ का एनवायरमेंट भी अलग है। इसका एनवायरमेंट उसका एनवायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट एनवायरमेंट है, तो इसकी एनर्जी उसकी एनर्जी बिल्कुल अलग ही होगी। अरे होगी नहीं होगी? तो फिर जब जंप करेगा या एक्साइटेड होगा तो दोनों का एनर्जी कैसी चाहिए? डिफरेंट एनर्जी चाहिए। तो डेल्टा ई की वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? अलग आएगी। तो फिर दोनों की लैम्डा भी क्या आएगी? अलग आएगी। तो दोनों क्या सेम कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे? अलग अलग, इसलिए अलग करते हैं। ये ग्रीन, ये ब्लू, ये येलो, इसलिए अलग करते हैं। क्यों? ये सोडियम है, या हाइड्रोजन है, ये कुछ और है। मेरी बात समझ में? अरे एक की मत करो, अभी मेरे को बात पूरी करने दो, एक का तो बताऊंगा मैं। आप मैंने कहा थोड़ा सा पेशेंस से रखो आप, अभी आएगा एक वाला भी। अभी आगे जाके एक ही वाला करेंगे, ओनली हाइड्रोजन वाला। सर हाँ, अगर सोडियम केटायन हो तो इसको तो एक इलेक्ट्रॉन दो लोगों की एनर्जी सेम चाहिए। किसमें? सोडियम का क्या ले लूं? केटायन कितना वाला? +1 या +10? प्लस हाँ, प्लस का 10 वाला बनाओ एक, अगर आप उसको सिंगल इलेक्ट्रॉनिक बनाना चाहते हो। +10 वाला ले लिया आपने, सोडियम का +10 वाला केटायन ले लिया। अब ये भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक बन चुके हैं। अब दो सवाल क्या पूछ रहा है बच्चा, आपने ध्यान नहीं दिया? Na+ के पास भी अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का एटम उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। बोला अब जंप कराओ सर, अब क्या सेम एनर्जी चाहिए क्या? नहीं, अभी भी अलग चाहिए। इसके पास 11 प्रोटॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन से बाउंड है। पॉजिटिव चार्ज बहुत हाई चल रहा है, अट्रैक्शन भी बहुत जोरदार चल रहा है, और यहां तो एक ही प्रोटॉन से अट्रैक्ट है, तो फिर एनर्जी अलग ही होगी। तो एनर्जी तो अलग ही होगी, चाहे आप इलेक्ट्रॉन बराबर कर लो। जैसे एटम या स्पीशीज चेंज की, एनर्जी पक्का चेंज होगी। और सर ड्यूट्रियम हैं? ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम हाँ हाइड्रोजन के हाँ, अब आइसोटोप पे आ गई। अब ये आइसोटोप पे आ गया है, आइसोटोप्स के स्पेक्ट्रम सेम आएंगे। उनमें तो न्यूट्रॉन्स का तो डिफरेंस है, और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिसाइड करने में न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, शेल की एनर्जी डिसाइड करने में न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है। आप देखो ना, एनर्जी के फॉर्मूले में एटॉमिक नंबर आता है कि एटॉमिक मास आता है? एनर्जी का जो फॉर्मूला बोर्न ने बनाया, बोर्न ने जो एनर्जी का फॉर्मूला बना रखा है, उसे आप बताओ एटॉमिक नंबर आता है कि एटॉमिक मास आता है? Z²/n², ये तो बोलते हैं आप 2.18 × 10⁻⁻ क्या 18 जूल पर एटम। बताओ Z क्या है? एटॉमिक नंबर। यानी आपको प्रोटॉन से मतलब है या न्यूट्रॉन से भी मतलब है? न्यूट्रॉन से मतलब, इसलिए आइसोटोप्स की तो एनर्जी का डिफरेंस सेम आएगा, एनर्जी सेम आएगी। प्रोटॉन नंबर में सेम होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर में सेम न्यूक्लियस होते क्या? नहीं होते, बहुत कम होते हैं। बहुत कम जगह पे ऐसा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल नंबर में। ये सारी बातें तो क्लास में पहले हो रखी है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल नंबर में तो बहुत ही कम जगह मिलते हैं। को टोटल मिला के 10, 12, 15 एलिमेंट होंगे जिन्हें बराबर नंबर बैठे होंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखो आपने अप टू 20 के एलिमेंट पढ़ रखे, हाइड्रोजन से लेकर आपने कैल्शियम तक के पढ़ रखे। इनमें कितनी जगह पे ऐसे हुआ है कि एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल एटॉमिक मास बना है? जहां जहां इवन नंबर में आया, इवन नंबर में आया एटॉमिक नंबर। अच्छा, उनमें भी कुछ जगह पे, एक दो जगह पे एक्सेप्शन थे। उसके अलावा तो सब जगह क्या न्यूट्रॉन ज्यादा ही रहते हैं प्रोटॉन से। और ये तो मैंने 20 तक की बात की है। 21 से तो फिर आगे न्यूट्रॉन ही ज्यादा है, न्यूट्रॉन ही ज्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, Zn का एटॉमिक नंबर 30 है, एटॉमिक मास कितना है? 65 है। एटॉमिक मास कितना है? 65 है। अब बताओ इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने? 35। प्रोटॉन कितने? तो न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए ना। अब न्यूट्रॉन धीरे धीरे बढ़ेंगी। अब जैसे जैसे आप हायर एलिमेंट की तरफ जाएंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ता ही जाएगा। कैसे? अब आपने उठाया जैसे कि यूरेनियम 92, यूरेनियम 235, ये ले लिया आपने, बताओ ये लिया आपने। अब बताओ, अब इसमें बताओ न्यूट्रॉन कितने? 92 माइनस करो 143। अब प्रोटॉन कितने थे इसमें? 92।
अरे प्रोटॉन कितने हैं? और देखो न्यूट्रॉन कहां पहुंच गए, 143 न्यूट्रॉन हो गए। जैसे जैसे आगे जाओगे न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रोटॉन के रेशियो को पीछे छोड़ देते हैं वो। नहीं आई बात समझ में? बोलो बेटा। तो मैं क्या कह रहा हूं, विग्योर, मैंने तो एक एग्जांपल लिया था, देखो जरूरी नहीं कि वो विग्योर की रेंज में ही एब्जॉर्व करे, आगे और भी इंफ्रारेड से एब्जॉर्व कर लेगा, अल्ट्रावायलेट से एब्जॉर्व कर लेगा, इनमें से किसी ना किसी से एब्जॉर्व कर लेगा। और मैं कहता हूं हमारे जो एटम्स और मॉलिक्यूल हैं वो इन 3 रेंज में काम कर पाते हैं, मतलब उनको इतनी एनर्जी चाहिए कि इन 3 रेंज से काम हो जाएगा। उनको इतनी चाहिए ही नहीं कि माइक्रो या एक्सरे तक वो पहुंचेंगे नहीं, आ रहा है समझ में? उनका स्पेक्ट्रम इसी रेंज में वेरी करेगा, या तो विजिबल या इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट, इससे उनका काम हो जाता है, इससे वो एक्साइटेड हो जाते हैं। नहीं आया तो विग्योर में नहीं मिलेगा तो इधर इधर मिल ही जाएगा उसको। आ गया ऐसे? और बोलो, और कोई डाउट किसी का? क्लियर है मामला? हाँ बोलो। सर लाइट कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट किसका टाइप है? लाइट किसका टाइप है? लाइट तो विजिबल का टाइप है ना, लाइट तो विजिबल का टाइप हो गया ना, नहीं आ रही बात समझ में? बाकी ये इंफ्रारेड है, ये अल्ट्रावायलेट है। बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है बातें? तो मैं क्या कह रहा था, हर एलिमेंट एक डेफिनेट लैम्डा की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, हर एलिमेंट एक डेफिनेट लैम्डा की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जो बाकी दुनिया के दूसरे सारे एलिमेंट से क्या होगी? अलग होगी। अरे बोलो, क्योंकि हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उनके शेल्स की एनर्जी क्या है? डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब करता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लैम्डा डेफिनेट वैल्यू में आती है, नहीं है? और दुनिया के सारे बाकी अदर एलिमेंट से क्या होती है? वो यूनिक होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, सोडियम को बंसन फ्लेम, बंसन बर्नर का नाम सुना है क्या आपने? बंसन बर्नर का नाम सुना है क्या? बर्नर होता है, उससे फ्लेम्स निकलती है, मतलब बर्नर में फ्लेम तो सब में निकलती है, लेकिन बंसन बर्नर की फ्लेम्स क्या है? थोड़ी स्पेसिफिक होती है। आ गया? इसलिए उसको स्पेशल बर्नर है वो बंसन बर्नर। अब उसमें जो फ्लेम्स निकलती है, उसमें अगर सोडियम को लगाया जाता है तो सोडियम उस फ्लेम से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब वो एमिट करता है तो गोल्डन येलो कलर की लाइंस एमिट करता है। कौन से कलर की लाइन? गोल्डन येलो कलर की लाइट वो एमिट करता है। यानी स्पेक्ट्रम में आपको 2 गोल्डन येलो कलर की लाइन नजर आएगी। क्या नजर आएगी? 2 गोल्डन येलो कलर की लाइन नजर आएगी। अब गोल्डन येलो कलर सोडियम ने दिया है, तो और बाकी कोई दूसरा एलिमेंट गोल्डन येलो कलर नहीं देगा, सबके कलर स्पेसिफिक है। कोबाल्ट जैसे कि ब्लू कलर देता है, तो फिर वो ब्लू ही देगा, फिर दूसरा कोई एलिमेंट ब्लू नहीं देगा। इससे क्या होता है? कलर याद कर लो और लैब में चले जाओ, आपके दिमाग में ये है कि अगर गोल्डन येलो आ गया तो मैं वो बोल दूंगा ये सोडियम है, आपके आगे ब्लू है तो बोल दूंगा कोबाल्ट है, ग्रीन है तो क्रोमियम, ऐसे बोल दूंगा। क्या करने पे? बंसन फ्लेम में हीट करने पर कलर दिखाएंगे। ये बंसन फ्लेम में हीट करने पे क्या करेंगे? कलर दिखाएंगे। फ्लेम में हीट करो इसको, कुछ ना कलर दिखाएंगे, और वो कलर इनका सबका यूनिक होता है। एक कलर जिसने दिखा दिया, बाकी कोई एलिमेंट वो दूसरा कलर नहीं दिखाएगा। वो यूनिक क्यों है? क्योंकि रीजन यहां है कि सबकी एनर्जी अलग है, तो डेल्टा ई भी डेफिनेट है, डेल्टा ई डेफिनेट है तो लैम्डा भी डेफिनेट है। तो पहले फ्लेम से एब्जॉर्ब कर लिया, फिर एमिट कर दिया, एब्जॉर्प्शन हो गया फ्लेम की एनर्जी से। फ्लेम पे आपने सोडियम को हीट किया, फ्लेम में ये लोहिता बनाया था, फ्लेम में आपने क्या किया? सोडियम को हीट किया। देखो ऐसे फ्लेम बनाया, ये बंसन बर्नर, ये लो ऐसे करके, ये लो बढ़ने लगो आप। ये फ्लेम निकल रही है बर्नर से, ठीक है? या चलो फ्लेम ज़्यादा हो गई तो इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ करता हूँ। अब मान लो यही फ्लेम निकल रही है, इससे आपने सोडियम मेटल को किसी फिलामेंट पे लेके आपने हीट किया, तो ये क्या कर रहा है? फ्लेम की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे इसके इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ? एक्साइटेशन हुआ, हो गया अंदर एक्साइटेशन।
अब वो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे पहुंच गए, जैसे मान लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, अब वो वापस भी आ रहा है, वापस आ रहा है तो कलर छोड़ रहा है, और वो जो कलर छोड़ रहा है वो गोल्डन येलो कलर का है। कौन सा है? गोल्डन येलो कलर। नहीं, अब आप सुनो बात को, आपने Na लिया तो अब Na का एक एटम तो ले नहीं पाते हो, 1 Na एटम, सिंगल Na एटम थोड़ा लोगे, एटम आते हैं सीधे मोल में, कितने आएंगे? मोल्स के टर्म्स में आएंगे, 10⁻23 के ऑर्डर में आ गए एक साथ ही, लाखों करोड़ों एटम आ गए एक बार में। अब लाखों करोड़ों में से मान लो कि लाखों एब्जॉर्ब कर रहे तो करोड़ों एमिट भी कर रहे हैं, फिर करोड़ों एब्जॉर्ब कर रहे तो लाखों एमिट भी कर रहे हैं, ये चलता रहेगा प्रोसेस। नहीं आया? ऐसे बोलो, आगे समझ में? ये तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा, और मतलब रेडिएशन एमिट करेगा तो गोल्डन येलो कलर की करेगा। हाँ, क्या है? क्या? हाँ, एमिट करेगा। हाँ, मतलब गोल्डन येलो कलर की लाइट आपको दिखेगी, हमारी आंखों पे कौन सी पहुंचेगी? गोल्डन येलो कलर की पहुंचेगी। और जैसे ही गोल्डन येलो कलर पहुंचे तो समझ जाना क्या कि सोडियम है। अब दूसरा कोई एलिमेंट गोल्डन येलो कलर दिखाएगा ही नहीं। अब दूसरा एलिमेंट उसका खुद का अलग कलर, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का वॉयलेट कलर है, पोटेशियम कौन सा दिखाएगा? वॉयलेट कलर दिखाएगा। इस फ्लेम में पोटेशियम का वॉयलेट है, आ गया है? कौन? कोई एलिमेंट? क्या बोलो, क्वेश्चन वापस बोलो। कोई भी कलर लीजिए। हाँ, कोई भी कलर एमिट नहीं करने वाले होते हैं ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम। क्या कैसे डिफाइन करो? कोई भी कलर, ब्लैक भी कलर होता है, जो फ्लेम का कलर है बस वही दिखता रहेगा, इनकी वजह से कोई कलर में चेंज नहीं आया। फोटोग्राफिक स्क्रीन पे कुछ भी नहीं, इसके लिए तो फोटोग्राफी स्क्रीन की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ, मतलब इसको अगर आप फोटोग्राफी प्लेट पे ले हुए तो जो फोटोग्राफी प्लेट का ओरिजिनल कलर है वही रहेगा, वही रहेगा, कोई लाइन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, ऐसे। तो ये जो आप फ्लेम में हीट कर करके जो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो एलिमेंट्स को कि गोल्डन येलो आया तो ये बोलूंगा, वॉयलेट आया तो पोटेशियम बोल दूंगा, है ना। इस टेस्ट का नाम होता है फ्लेम टेस्ट। क्या नाम होता है? फ्लेम टेस्ट होता है इसका नाम, फ्लेम टेस्ट। आ गया? अब कुछ एलिमेंट होते हैं जो फ्लेम टेस्ट नहीं दे पाते, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। पता है आपका डाउट, मेरे को पता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम ये टेस्ट नहीं देंगे। अब तो बेरिलियम, मैग्नीशियम क्यों नहीं दे पाते, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम साइज में क्या है, बहुत छोटे हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से क्या रहते हैं, टाइटली हेल्ड रहते हैं, तो फ्लेम की एनर्जी इनसफिशिएंट रह जाती है, कम पड़ जाती है एक्साइटेशन के लिए। अब ज्यादा हीट देंगे तो बंसन फ्लेम की बात चल रही है, बंसन फ्लेम में तो नहीं होगी। अब कोई दूसरी तरह से कोई और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो कलर वाला जो भी दिखाएंगे वो अलग पार्ट, है, लेकिन वो फ्लेम टेस्ट में काउंट नहीं होता। फ्लेम टेस्ट में आपको फ्लेम देनी है, बंसन फ्लेम है क्या? देखो, बंसन बर्नर होता है, ये कुछ स्पेसिफिक फ्लेम ही एमिट करता है, उसके हिसाब से कलर आ रखे हैं, ये नॉर्मल फ्लेम नहीं है। ऐसे नहीं कि आपने गैस पे चलाया बोला ये भी बंसन फ्लेम है, आ गया? आ रही बात सुन? ऐसे तो इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? फ्लेम टेस्ट बोलते हैं। आ गया? इससे आप फ्लेम में कलर से आप एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये एक तरह से एलिमेंट का फिंगर टेस्ट ही होता है, ये फिंगरप्रिंट ही है। आ गया? फिंगरप्रिंट है, बताओ, सबके फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं ना, और फिंगरप्रिंट से आप पहचान सकते हो लोगों को, फिंगरप्रिंट से पकड़ में आ जाता है ना आदमी, बताओ है कि नहीं? आप यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट लगा दो, अब हमें नहीं पता मान लो कौन लगाया, तो चेक कर लो, पता चलेगा इसने लगाया। क्यों? कि जो फिंगरप्रिंट होगा वो इसके फिंगरप्रिंट से मैच करेगा, और आप वो सबके चेक करें तो मैच ही नहीं करेगा। मेरी बात सुननी, तो जैसे फिंगरप्रिंट होता है वैसे ही इनका फ्लेम टेस्ट भी एक तरह का फिंगरप्रिंट ही होता है, यूनिक है बिल्कुल ऐसे। हाँ बोलो बेटा। कौन? मैं देखो उसकी बात अलग है, वो बर्न होना वो तो एक रिएक्शन का पार्ट आ गया। हम तो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की, वो रिएक्शन का पार्ट है, वो अलग प्रोसेस है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। नहीं आई बात समझ में? बोलो, बातें समझ में आई क्या आपको? तो बताओ, सबके यूनिक कलर आएंगे ये फ्लेम टेस्ट में, फ्लेम टेस्ट में सबके कलर यूनिक आएंगे। आ गया?
और इसी से एलिमेंट्स को क्या कर लिया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है लेबोरेटरी में ये टेस्ट करके। ठीक है, अब इस टॉपिक की केवल रीडिंग लगाना बाकी रही है नोट्स में से, तो नोट्स में से रीडिंग लगा लेते हैं। तो हो गया, टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, कल लगा लेंगे। एक बार आप थोड़ा घर पे रीडिंग लगा लें तो बहुत अच्छा होगा। लगाओगे, लगाओगी या? देखते हैं, थोड़ा लगा लेना रीडिंग, कल भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। बाकी कोई डाउट है क्या इसमें अभी और आया? अब आपके मन में एक डाउट जरूर आएगा, सर इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो मैं तो बोलता हूँ एग्जाम में इस पे क्वेश्चन ना के बराबर आता है। डायरेक्ट यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस ना के बराबर। ये न्यूमेरिकल का पार्ट है कि अलग पार्ट है? देखो ये तो न्यूमेरिकल है, ये तो इसको नहीं पढ़ेंगे जब भी होएगा। आ गया, ये केवल चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, हमारे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए दिया गया। इसके बाद जो टॉपिक आएगा ना, ये स्पेक्ट्रम का बेसिक तैयार हुआ, अब इसके बाद में आएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वहां से फिर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने से पहले ये समझना जरूरी होता है, इसलिए डायरेक्ट इस पार्ट से क्वेश्चन कम मिलता है। इसका जैसे हम कल से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन आएंगे, वहां पे फिर सीरीज बनेगी स्पेक्ट्रम की, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ऐसे करके सीरीज के नाम है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उस पार्ट को समझने के लिए ये पार्ट समझना जरूरी था। आया? अब कल जब अपन इसको पढ़ेंगे, उसका जब वहां पहुंचेंगे तो फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगी सारी बात। और बोलो, क्या बोल रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? आ गया? चलो, तो वंस अगेन आपको अपने रिजल्ट के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर हो सके तो कुछ मीठा मीठा खिला देना यार, नहीं खिलाओगे? चलो इनका भी आ जाना, तो फिर एक साथ ही पार्टी करेंगे। ठीक है, चलो। सर ये भी बंद कर दीजिए। हाँ बेटा, एक अलग क्लास अनसर्टेनिटी वाला अनसर्टेनिटी वाला